फ्रेंड्स, आज हम नई वीडियो लेकर के आ रहे हैं आपके लिए संकलन डेटा के बारे में। आप जानते हैं काफ़ी समय से हम आपको वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन अब प्रयास रहेगा कि आपके लिए इसी तरीके से नोट्स मेकिंग पैटर्न पर नई वीडियो लाते रहें। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। संकलन डेटा, संकलन डेटा को एक और नाम दिया गया है, इसी को हम निडीरिया भी कहते हैं, इसी को निडीरिया भी कहा जाता है। सर्वप्रथम ये सिलेंड्रेटा संघ नाम दिया गया था 1847 में ल्यूकोट नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, और इसमें जो शामिल किया था वो क्या था, स्पंज को और टीनोफोरा को। इसके बाद में एक साइंटिस्ट आते हैं हैशचेक। हैशचेक ने इस संघ को 3 और संघों में डिवाइड कर दिया और नाम दे दिया उनको पॉरीफेरा, निडीरिया और टीनोफोरा। पॉरीफेरा जिसमें आप जानते हैं कि पोरस एनिमल्स होते हैं जिनमें स्पंज होते हैं, लाइक यूप्लेक्टेला, साइकोन, ठीक है, ये आप सबने स्पॉन्जिया, ये सब पॉरीफेरम होते हैं। निडीरिया जिसको आज सिलेंड्रेटा ही कहा जाता है, और टीनोफोरा एक माइनर फाइलम होता है, और इस फाइलम में बहुत ही कम एनिमल्स हैं, ल्यूमिनियस एनिमल्स होते हैं, और इसके बारे में एक छोटा सा वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। 8-10 मिनट का वीडियो है, और ये मैंने वीडियो आप देख सकते हैं वहाँ जा करके। इसके बाद हम इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सिलेंड्रेटा के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये अधिकतर जो होते हैं वो जलीय होते हैं। कैसे होते हैं? जलीय, एक्वेटिक होते हैं, लेकिन ज्यादातर ये जो होते हैं वो मराइन वाटर में पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, मीठे जल में पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर में होते हैं, लाइक हाइड्रा। तो अधिकतर तो कैसे होते हैं? मराइन वाटर में, और कुछ होते हैं जो कि स्वच्छ जलीय होते हैं, उनमें से एक है आपका हाइड्रा। ये एकल हो सकते हैं, सिंगल रहना पसंद करते हैं, या कॉलोनियल भी होते हैं, स्थानबद्ध भी होते हैं। ये स्थानबद्ध मतलब एक ही जगह पर रहने वाले, और साथ में स्वतंत्र रूप से तैरने वाले भी हो सकते हैं। इनकी जो सिमेट्री होती है, ये सिमेट्री अरीय सममिति होती है। उनके पास होती है सिमेट्री कैसी? अरीय सममिति होती है, या फिर द्विअरीय सममिति भी हो सकती है। अरीय और द्विअरीय का मतलब क्या होता है? जब अरीय सममिति हो लेकिन अरीय के साथ में द्विपार्श्व सममिति भी हो। कैसे सममिति हो? द्विपार्श्व सममिति, बायलैटरल सिमेट्री। तो अरीय और द्विपार्श्व दोनों मिल करके हम कहते हैं द्विअरीय, बाय रेडियल सिमेट्री। तो बाय रेडियल सिमेट्री भी इनमें पाई जा सकती है। इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, शरीर संगठन, ये कोशिका ऊतक प्रकार का होता है, यानी सेल टिश्यू ग्रेड टाइप का होता है। और सबसे पहले जो इनमें टिश्यू बने थे, यानी सेल मिलकर के क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। तो सबसे पहले जो टिश्यू डेवलप हुए थे वो होते न्यूरॉन। कौन से हुए थे? न्यूरॉन, जिनको हम तंत्रिका ऊतक भी कहते हैं। अब इनके तंत्रिका तंत्र की बात करें तो तंत्रिका तंत्र ज्यादा विकसित नहीं होता है, प्रिमिटिव होता है, पुराने टाइम का होता है, ठीक है, आद्य प्रकार का होता है, जिसमें तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन होते हैं लेकिन फैले हुए होते हैं, जाल बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूज नर्व नेट। तो ये विस्तृत होकर के तंत्रिका कोशिकाएं एक जाल बनाती हैं, यानी तंत्रिका तंत्र कोई वेल डेवलप्ड नहीं होता है, पुराने टाइप का, प्रिमिटिव टाइप का होता है। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, बाह्य कंकाल, ये काइटिन का बना हो सकता है या कैल्केरियाई बना हो सकता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ भी हो सकता है, जैसे कि कोरल रिफ्स का होता है। जैसे आपने प्रवाल के बारे में सुना होगा, प्रवाल जो कि कोरल रिफ्स कहा जाती है, प्रवाल भित्तियां, जैसे संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रिफ जो कि लगभग 1900 किलोमीटर लंबी है, और ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। अगर हम इनकी शरीर की भित्ति की बात करें, ठीक है, बॉडी वॉल की बात करें, तो बॉडी वॉल जो इनकी होती है वो होती है बाइलेयर वाली होती है, द्विजनन स्तरीय होती है, ठीक है। और बाहर की जो एधिचर्म होती है जिसको एपिडर्मिस कहते हैं, और अंदर की जो एंडोडर्म होती है इसको हम कहते हैं गैस्ट्रोडर्मिस। तो शरीर भित्ति में 2 जनन स्तर होते हैं, ठीक है ना, डिप्लोप्लास्टिक होती है ये, और इन दोनों के बीच में मीजोडर्म नहीं होता है। मीजोडर्म की जगह क्या होता है? मीजोग्लिया भरा होता है, जो कि एक एसेल्युलर जिलेटिनी पदार्थ होता है, ये भरा होता है इनके बीच में। ये प्राणी जो होते हैं, सिलेंड्रेटा की बात हम कर रहे हैं, ये प्राणी 2 रूपों में पाए जाते हैं, द्विरूपी होते हैं, 2 रूप होते हैं इनके, और ये रूप इनके कहलाते हैं ज़ॉइड्स, या इन्हीं को हम कहते हैं जीवक। तो क्या होता है इनमें 2 रूप कौन कौन से होते हैं? तो 2 अलग प्रकार के जीव इनमें पाए जाते हैं। अलग प्रकार की मतलब दिखने में अलग होते हैं, कार्य प्रणाली उनकी अलग होती है, जनन की प्रक्रिया भी उनमें अलग होती है। तो 2 अलग अलग प्रकार के ज़ॉइड्स इसमें होते हैं। पहला जो रूप होता है जो कि बेलनाकार सिलेंड्रिकल होता है,
मोटाइल नहीं होता है, नॉन मोटाइल होता है, अगतिशील होता है, सिंगल रहना पसंद करता है और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इस प्रकार की जो पहला रूप होता है इसको हम कहते हैं पॉलिप। क्या कहते हैं? पॉलिप कहा जाता है। तो इनको पॉलिप कहा जाता है। जो दूसरा रूप होता है वो छत्राकार होता है। दूसरा रूप जो होता है वो कैसा होता है? छत्राकार, लेकिन मोटाइल होता है। मोटाइल होता है मतलब गतिशील होगा, स्वतंत्र जीवी होगा, फ्री लिविंग होगा और साथ में इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसको नाम दिया जाता है मेडुसा। तो दो प्रकार के रिजॉइड्स होते हैं, दो प्रकार के जीवक होते हैं। ये प्राणी कैसे होते हैं? द्विरूपी यानी डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है इनमें, और जिनमें दो या दो से ज्यादा रूप होते हैं इनमें इनको कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है वो सिलेंट्रेटा में पाया जाता है। हम कह सकते हैं इनमें बहुरूपता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बहुरूपता। तो कौन कौन से दो रूप हैं? एक रूप है पॉलिप, दूसरा रूप है मेडुसा। अब बात करें इनके मुख के चारों ओर टेंटाकल्स होते हैं। मुख के चारों ओर क्या होते हैं? टेंटाकल्स, स्पर्शक होते हैं, जो कि क्या करते हैं? शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं, साथ में इनको चलने में मदद करते हैं, लोकोमोशन में, मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। इनकी शरीर के जो हेड पार्ट होता है, शीर्ष वाला पार्ट, इन पर एक मुख पाया जाता है जिसको हम कहते हैं छिद्र मुख। क्या कहते हैं इनको? छिद्र मुख कहते हैं। और ये मुख और गुदा दोनों का काम करता है। तो शरीर के शीर्ष पर छिद्र होता है जिसको छिद्र मुख कहते हैं, और ये दोनों का काम करता है, मुख और गुदा का। मतलब इनमें जो बॉडी प्लान होता है वो होता है ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। और ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान के बारे में आप जानते हैं कि इस प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं इनमें भोजन आने का रास्ता और भोजन पचने के बाद जो बाहर निकलने का रास्ता है, दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, तो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है किसमें? सिलेंट्रेट्स में। शरीर के मध्य में आधार से शीर्ष तक मुख्य गुहा या आंतरिक गुहा, जिसके सलेंट्रॉन भी कहते हैं, इसी को जठर गुहा भी कहा जाता है। तो शरीर के बीचों बीच आधार से लगा करके हेड तक, ठीक है, बेस से लगा करके हेड तक, ये मुख्य एक आंतरिक गुहा होती है जिसको सलेंट्रॉन भी कहा जाता है, और इसी की वजह से इनको सलेंट्रेटा भी कहा जाता है, इसी आंतरिक गुहा की वजह से। इस संघ की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इनकी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि इनकी जो बॉडी वॉल होती है, इस बॉडी वॉल में दंश कोशिकाएं जिनको नीडोब्लास्ट या निमेटोसाइट्स भी कहते हैं, ये दंश कोशिकाओं की उपस्थिति बताती है कि ये सिलेंट्रेटा में पाए जाता है। और ये दंश कोशिकाएं जो होती हैं ये शिकार को पकड़ने के लिए, किसी सहायकता से चिपकने के लिए, ठीक है ना, तो चिपकने में सहायक होती हैं, शिकार को पकड़ने में सहायक होती हैं, और साथ में खुद की सुरक्षा भी करती हैं, खुद को प्रोटेक्ट भी करती हैं। तो दंश कोशिकाएं एक तरीके से किसी और एनिमल को डराने में और खुद की सुरक्षा में भी हेल्पफुल होती हैं। इनमें जो पाचन क्रिया होती है, पाचन क्रिया, डाइजेशन जो होता है वो इंट्रासेल्युलर होता है, अंतःकोशिकीय टाइप का होता है, या फिर एक्स्ट्रासेल्युलर भी हो सकता है, बाह्य कोशिकीय भी हो सकता है, यानी शरीर के अंदर, कोशिका के अंदर या कोशिका के बाहर पाचन की क्रिया पाई जा सकती है। अगर आगे हम बात करते हैं, इनमें जो श्वसन होता है, श्वसन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया, परिसंचरण की क्रिया, ये दो तीनों का अभाव होता है। ये तीनों तंत्र नहीं होते, इसलिए नहीं होते तंत्र क्योंकि इनमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है? सेल टिश्यू ग्रेड का। तो सेल मिलकर के टिश्यू जरूर बना देंगे लेकिन ऑर्गन नहीं होते हैं, और जब ऑर्गन नहीं होंगे तो सिस्टम नहीं होगा। तो इस प्रकार से इनमें रेस्पिरेशन के लिए कोई सिस्टम नहीं होता है, एक्सक्रीशन के लिए नहीं होता है, सर्कुलेशन के लिए भी कोई सिस्टम नहीं होता, तीनों सिस्टम का अभाव होता है, एब्सेंट होता है। लेकिन फिर भी ये श्वसन करते हैं। तो श्वसन क्रिया कैसे करते हैं? तो ये उनकी बॉडी सरफेस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू, विसरण की सहायता से क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया करते हैं। इनमें ज्ञानेंद्रियां भी नहीं होती हैं, लेकिन ज्ञानेंद्रियों के रूप में इनमें ऑसेलीज होते हैं। क्या होते हैं? ऑसेलीज होते हैं, जिनको हम नेत्रक कहते हैं। ये नेत्रक ज्ञानेंद्रियों के रूप में काम करते हैं। और कुछ संतुलन पुटियां होती हैं, बैलेंस, जिसको हम कहते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन, ये स्टेटोसिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। तो ज्ञानेंद्रियां नहीं होती हैं लेकिन ऑसेलीज होती हैं, नेत्रक होते हैं, और बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं जिनको स्टेटोसिस्ट या संतुलन पुटिया कहा जाता है। अब इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये दो रूप में होता है। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इनका मेथड होता है बडिंग के थ्रू कर सकते हैं ये, या फिर फ्यूजन के थ्रू कर सकते हैं, विखंडन के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन
अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो इनमें लैंगिक जनन होगा, और लैंगिक जनन होगा तो इसके लिए इनमें गैमेट्स फॉर्मेशन होगा, और गैमेट्स फॉर्मेशन इनमें होता है, उसके थ्रू भी लैंगिक जनन ये कर सकते हैं। अधिकतर ये जो जीव होते हैं वो एक लिंगी या द्विलिंगी दोनों में से किसी भी टाइप के हो सकते हैं। तो मोनोइशियस भी हो सकते हैं, डायोशियस भी हो सकते हैं। तो एक लिंगी भी हो सकते हैं, द्विलिंगी भी हो सकते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट जो होता है इनमें वो एक मुक्त प्लावी पक्षमाभित प्लेनुला लार्वा के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो परिवर्तन कैसा है? अप्रत्यक्ष। तो लार्वा अवस्था जब पाई जाती है तो उसको हम कहते हैं अप्रत्यक्ष। और जब जो शिशु उत्पन्न हो, है ना, लार्वा अवस्था हो ही नहीं और शिशु जो है वो बिल्कुल वयस्क या एडल्ट के जैसा दिखाई दे, तो हम कहते हैं परिवर्तन या डेवलपमेंट कैसा है? प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है बीच में क्या होती है? लार्वा अवस्था होती है। तो इनमें जो लार्वा होता है उसका नाम होता है प्लेनुला, जिसमें क्या पाए जाते हैं? सीलिया, और सीलिया की वजह से ये तैरता है, इसलिए इसको कहा जाता है मुक्त प्लावी पक्षमाभित लार्वा प्लेनुला। अब इसमें दो रूप हैं, पॉलिप और मेड्यूसा, और दोनों जो रूप हैं वो एक के बाद एक एकांतरण पाया जाता है, इसलिए इनमें कहते हैं पीढ़ी एकांतरण। तो इनमें पीढ़ी एकांतरण भी पाया जाता है, और ये पीढ़ी एकांतरण की वजह से इसको मेटाजेनेसिस भी कहते हैं। मेटाजेनेसिस में पाया जाता है, जिसमें एक लैंगिक स्वतंत्र मेड्यूसा पीढ़ी होती है जो कि लैंगिक जनन करती है, जो स्वतंत्र है, और दूसरी जो होती है अलैंगिक होती है, कॉलोनियल स्थानबद्ध पॉलिपा पीढ़ी होती है। ठीक है, तो पॉलिप जो होते हैं वो अलैंगिक जनन करने वाले स्थानबद्ध होते हैं, जबकि मेड्यूसा होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो दोनों पीढ़ी एक के बाद एक एकांतरित होती हैं, यानी मेटाजेनेसिस या पीढ़ी एकांतरण इनमें पाया जाता है। और इन जंतुओं में पुनरुद्भवन की क्षमता भी अपार पाई जाती है। पुनरुद्भवन का मतलब होता है रीजनरेशन। रीजनरेशन पावर इनमें अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। यानी एक अंग अगर टूट फूट जाता है तो उस अंग की मरम्मत नहीं होती, उस अंग की जगह नया अंग बन जाता है। ठीक है, तो ये रीजनरेशन पावर होती है। जैसे आपने छिपकली में देखा होगा कि छिपकली में पूंछ अगर टूट जाती है तो उस पूंछ पर नई पूंछ आ जाती है पूंछ टूटने के बाद में, तो वो रीजनरेशन पावर है। अब हम सिलेंट्रेटा का थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखते हैं। जो सिलेंट्रेटा है उसको 3 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास है हाइड्रोजोआ, सेकेंड क्लास है आपकी साइफोजोआ, थर्ड क्लास है आपकी एंथोजोआ। हाइड्रोजोआ में जो एनिमल्स हैं वो हम बात करें तो इसमें कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि हाइड्रा, ओबेलिया, मिलीपोरा, फाइसीलिया, वैलिला एंड पोर्पिटा। ओबेलिया जो है इसको सीफर कहा जाता है। फाइसीलिया को आप कहते हैं पुर्तगालीस युद्धपोत, जिसको पुर्तगाल मैन्स ऑफ वार भी कहा जाता है। ऑरेलिया जो है जिससे साइफोजोआ होते हैं। साइफोजोआ में जो भी एनिमल्स होते हैं, सिलेंट्रेट्स होते हैं, ये फिश जैसे होते हैं, लेकिन ये सूडो फिश होती हैं, ओरिजिनल फिश नहीं होती हैं। फिश लाइक होती हैं, फिश नहीं होती हैं। जैसे कि ऑरेलिया है जिसको जेलीफिश कहा जाता है, राइजोस्टोमा, साइनिया, ये साइफोजोआ के एनिमल्स हैं। उसके बाद बात करें एंथोजोआ की, तो एंथोजोआ में कुछ एनिमल्स हैं जैसे गॉर्गोनिया है जिसको सी फैन कहते हैं, फैन लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। पेनेटुला है जो कि सी पेन होता है, जैसे कलम होती है लिखने की पेन होती है वैसा होता है ये पेनेटुला। इनके कुछ डायग्राम भी हम देखेंगे आगे वीडियो में। इसके अलावा मेट्रिडियम है, एल्सायोनियम है। एल्सायोनियम जो होता है उसको डेडमैन्स फिंगर कहा जाता है क्योंकि फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इसमें, इसलिए। मैड्रीपोरा होता है जिसको स्टैगहॉर्न कॉल भी कहा जाता है, स्टैगहॉर्न कोरल भी कहते हैं, 12 सिंगी कोरल भी इसको कहा जाता है। मिनिंड्रिया होता है जिसको ब्रेन कोरल भी कहते हैं, ब्रेन जैसा स्ट्रक्चर होता है। और एक कोरेलियम है जो कि इसका एग्जाम्पल है जिसको रेड कोरल भी कहा जाता है। और कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं वो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ एनिमल्स भी देख सकते हो, जैसे हाइड्रा का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये हाइड्रोजोआ में आता है। इसके अलावा ओबेलिया आप देख सकते हो, ओबेलिया भी हाइड्रोजोआ में आता है। राइजोस्टोमा है जो कि आपकी साइफोजोआ में आता है। मैट्रिडियम है, ठीक है ना। उसके अलावा फाइसीलिया है, ये फाइसीलिया का डायग्राम है। ऑरेलिया जेलीफिश कहते हैं। पेनेटुला जिसको सी पेन कहा जाता है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे फंजिया है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके इससे रिलेटेड हैं, किससे रिलेटेड हैं? सिलेंट्रेट्स। तो कुछ सिलेंट्रेट्स के एग्जाम्पल हैं। इसी के साथ हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप अपना सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।